सभी को नमस्कार। बीए बीएड थर्ड ईयर के अंतर्गत हिंदी मेथोडोलॉजी में अपना जो शेष भाग रह गया था, हिंदी शिक्षण की विधियां, प्रणालियां, पद्धतियां, है ना। इस प्रकार से क्या है, इसको कहते हैं शब्द परिवर्तन विधि। इसके अंतर्गत ये तीसरी है, देखा जाए तो नई भाषा को सीखते समय इस पद्धति का प्रयोग अर्थात उपयोग किया जाता है। इस पद्धति के माध्यम से भाषा की शिक्षा देने से कई विद्वानों के शिक्षा का कार्य सफल हो जाता है, ऐसा मानना है। ऐसा कहा गया है कि कम समय में इस पद्धति के माध्यम से भाषा की शिक्षा दी जाती है। जैसे शब्द परिवर्तन, है ना, से ही क्या है, आपको मालूम चल जाएगा कि एक वाक्य के एक या अधिक शब्दों का परिवर्तन करके छात्रों को भाषा की शिक्षा दी जाती है। सबसे प्रथम एक वाक्य का चयन किया जाता है, जैसे मुझे स्कूल जाना है। इस वाक्य में 4 शब्द है। इनमें से किसी एक शब्द को वाक्य का मूलाधार बनाया जाता है और बाकी शब्दों को स्थान के अनुसार परिवर्तन करके अन्य शब्दों को स्थान दिया जाता है। जैसे मुझे की जगह आप उन्हें स्कूल जाना चाहिए, उन्हें को हटा करके आपको स्कूल जाना चाहिए, हमें स्कूल जाना चाहिए, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए आदि शब्दों को अपनाकर विभिन्न प्रकार के वाक्यों की शिक्षा दी जाती है। आदर्श वाक्य को फलक पर लिखकर या पूर्व में चार्ट में लिखकर प्रत्यक्ष माध्यम से शिक्षा देने के कारण यह पद्धति अधिक से अधिक बोधगम्य है। इस पद्धति को आदेश पद्धति भी कहा जाता है ना। शब्द परिवर्तन विधि या आदेश विधि। इसमें क्या होता है, एक मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लोगों के लिए सुविधा हो जाएगी। एक वाक्य के एक या अधिक शब्दों का परिवर्तन करके छात्रों को भाषा की शिक्षा दी जाती है। सबसे प्रथम एक आदर्श वाक्य लिखा जाता है। जैसे ये उदाहरण है, मान लीजिए गणित में अपन कहते हैं मुझे स्कूल जाना चाहिए। इस वाक्य में क्या है, 4 शब्द है, 1 2 3, ये 4 क्या है, 4 शब्द। इनमें से किसी एक शब्द को वाक्य का मूल आधार बनाया जाता है और बाकी शब्दों के स्थान के अनुसार परिवर्तन करके अन्य शब्दों का चयन किया जाता है। यहाँ पर मुझे के स्थान पर कौन कौन से शब्द आएंगे, जैसे उन्हें स्कूल जाना चाहिए, अथवा आपको स्कूल जाना चाहिए, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, हमें स्कूल जाना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से। और तुमको
मुझको स्कूल जाना चाहिए, ये भी आ सकता है ना। तो ये इस प्रकार के क्या है बातें आती है। गुण, इसमें कौन कौन से गुण होते हैं अर्थात विशेषताएं जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं अपन। छात्रों को संपूर्ण वाक्य को बोलने का अवसर प्राप्त होता है। छात्र को संपूर्ण वाक्य बोलने का अवसर होता है। दूसरा, कक्ष में संभाषण जैसा वातावरण निर्माण होता है जिससे बालक को उच्च उच्च ज्ञान मिलता है अर्थात उच्चारण का शुद्ध ज्ञान मिलता है। छात्र को उच्चारण का ज्ञान मिलता है। तीसरा, वाक्य नमूने के अभ्यास द्वारा छात्रों को व्याकरण शुद्धता का प्रयोग करने की शिक्षा मिलती है अर्थात छात्र को व्याकरण शुद्ध करने का छात्रों को व्याकरण शुद्ध करने का प्रयोग की शिक्षा मिलती है। चौथा, इस विधि में बोलने के साथ साथ लिखने की विधि भी आती है। छात्रों को बोलने के साथ साथ लेखन की भी शिक्षा मिलती है। कुछ दोष भी है इसके, तो अपन थोड़े से जान लेते हैं। दोष, भाषा की आदतें शिक्षा बताने में अधिक समय लगता है अर्थात भाषा की कठिनाई बताने में समय अधिक लगता है। दूसरा, अध्यापक को बार बार धोना पड़ता है। शिक्षक को विषय को बार बार दोहराना पड़ता है। तीसरा, शिक्षा यांत्रिक बन जाती है। शिक्षण कार्य यांत्रिक बन जाता है। इस विधि द्वारा गद्य पद्य व व्याकरण की शिक्षा देने में कठिनाई होती है। गद्य पद्य की शिक्षा देने में कठिनाई होती है। आदेश देने लायक शब्द एवं वाक्यों को ढूंढना अध्यापक के लिए कठिन कार्य है ना। आदेश देने लायक शब्द
वाक्यों शब्दों वाक्यों को ढूंढना कठिन कार्य है। शिक्षक के लिए कठिन कार्य है। कठिन कार्य है ना। अब इससे जो अगली पद्धति है उस पर अपन चलते हैं। नया प्रश्न ले लेते हैं ताकि थोड़ा सुविधा हो जाएगी। गठन विधि चौथी है अपनी ये। हिंदी भाषा पढ़ाने के लिए गठन विधि का भी प्रयोग किया जा रहा है। इस पद्धति द्वारा नवीन या नई भाषा की शिक्षा देते समय कठिन शब्दों का चयन किया जाता है और उस शब्द के बनावट के बारे में छात्रों को ज्ञान दिया जाता है। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा देने के लिए वर्तमान समय में इस पद्धति का महत्व बहुत बढ़ गया है। इस पद्धति में व्याकरण के आधार पर गठन किया जाता है, अर्थात अध्यापक पहले आसान तरीके को अपनाकर कठिन शब्दों का गठन करते हैं। केवल कुशल या तीव्र बुद्धि वाले जो अध्यापक है वे ही इस पद्धति का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस पद्धति में क्या होता है, गठन विधि में इस पद्धति द्वारा नई भाषा की शिक्षा देते समय कठिन शब्दों का चयन किया जाता है और उस शब्द के बनावट के बारे में छात्रों को ज्ञान दिया जाता है। ठीक है। अध्यापक पहले आसान तरीके से या सरल ढंग से आसान तरीके को अपनाकर सरल ढंग से आसान तरीके को अपनाकर कठिन शब्दों का गठन करते हैं। है ना, ये आपको ध्यान रखना है। गुण नई भाषा के अध्ययन में अधिक शब्दों के मुक्त प्रयोग की अपेक्षा गठन की रचना छात्रों के लिए सरल एवं उपयोगी सिद्ध होती है। दूसरा, प्रत्येक गठन वाक्य के किसी न किसी अंश पर आधारित होने के कारण छात्रों को शुद्ध एवं मानक भाषा की शिक्षा प्राप्त होती है ना। इस तरह से इसके गुण हैं। नई भाषा के अध्ययन में अपन लिख लेते हैं, नई भाषा के अध्ययन में अधिक शब्दों के
मुक्त प्रयोग की अपेक्षा गठन की रचना छात्रों के लिए सरल व उपयोगी सिद्ध होती है। दूसरा, प्रत्येक गठन वाक्य प्रत्येक गठन के वाक्य के किसी न किसी अंश पर आधारित होने के कारण छात्रों को शुद्ध एवं मानक भाषा का ज्ञान प्राप्त होता है। अगले प्रश्न पे अपन आ जाते हैं। पांचवा, द्विभाषिक विधि। अध्यापक नई भाषा की शिक्षा देते समय जब एक साथ एक या दो भाषाओं को सिखाता है, उस पद्धति को द्विभाषिक पद्धति कहते हैं। इसमें अध्यापक मातृभाषा के साथ साथ नई भाषा की शिक्षा भी देते चलता है। यह विधि विद्यालय के अंतर्गत नई भाषा की शिक्षा देने के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसके अंतर्गत समान प्रसंग वर्णन करने के लिए भी मातृभाषा का उपयोग करते हुए छात्रों को द्विभाषा विधि के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। तो इसके अंतर्गत क्या है? द्विभाषी बाई लैंग्वेज इसको कहते हैं, बाई लैंग्वेज मेथड। शिक्षक नई भाषा की शिक्षा देते समय जब एक साथ दो भाषाओं को सिखाता है, उस पद्धति को द्विभाषिक पद्धति कहते हैं। इसमें अध्यापक मातृ भाषा के साथ साथ नई भाषा की
शिक्षा देता रहता है। गुण समय बहुत ही कम लगता है। इसमें समय कम लगता है। पहला। दूसरा, छात्रों के लिए ग्रहण शक्ति में आसानी के लिए यह विधि बहुत ही उपयोगी है। ग्राह्य क्षमता अच्छी बनती है ना, छात्रों की। आसानी से यह विधि बहुत उपयोगी है। छात्रों के लिए यह विधि उपयोगी है। सीखने के लिए आवश्यक कौशलों की पूर्ति की जाती है। सीखने के लिए आवश्यक कौशलों की पूर्ति होती है। कौशल है ना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। पांचवा, अधिक उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती है। की आवश्यकता नहीं होती है। दोष, एक साथ दो भाषाओं का अध्ययन कराने से गलतियां होने की संभावना होती है। दो भाषाओं का ज्ञान कराने पर गलतियां होती है। दूसरा, छात्रों को नई भाषा सीखने के लिए मातृभाषा पर निर्भर रहना पड़ता है। नई भाषा सीखने के लिए मातृभाषा अच्छी होनी चाहिए। दोनों भाषाओं पर समान अधिकार वाले छात्र ही इस विधि के माध्यम से भाषा की शिक्षा प्राप्त करते हैं। दोनों भाषाओं पर पकड़ रखने वाले छात्र ही सफल हो पाते हैं, है ना। उपर्युक्त स्पष्टीकरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि विद्यालय के अंतर्गत भाषा की शिक्षा देने के लिए उपर्युक्त सभी विधियां, जो हमने 1, 2, 3, 4, 5 विधियां बताई है, वह महत्वपूर्ण है। किंतु अध्यापक स्तर के अनुसार अनेक प्रकार की विधियों का प्रयोग कर सकता है। हमने इससे पहले आपको हिंदी से अध्यापन की जो विधियों में पढ़ाई थी, प्रत्यक्ष विधि, जिसे संभाषण या वार्तालाप विधि भी कहते हैं, इसके गुण दोषों के बारे में चर्चा करी थी। उसके बाद में परोक्ष पद्धति, जिसे अप्रत्यक्ष विधि या भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसे इनडायरेक्ट करते हैं, और प्रथम जो हमने करी थी प्रत्यक्ष विधि, उसको डायरेक्ट विधि कहते हैं। साथ ही साथ आज जो हमने बात करी है
शब्द परिवर्तन पद्धति, अर्थात इसके अंतर्गत शब्द का परिवर्तन करके वाक्य की शिक्षा दी जाती है। फिर इसके बाद में हमने गठन विधि, अर्थात शब्दों का जो गठन है किस प्रकार किया जाता है, इस पद्धति द्वारा भी नवीन भाषा की शिक्षा देते समय कठिन शब्दों का चयन किया जाता है और उस शब्द को बनावट के आधार पर छात्रों को शिक्षा दी जाती है, इसलिए इसे गठन विधि कहते हैं। और अंत में हमने इसके गुण दोषों के बारे में भी पढ़ा था। और अंत में जो पांचवी जो विधि है आपकी द्विभाषिक विधि, जिसको बाई लैंग्वेज मेथड कहते हैं, है ना। इसमें भी आपने देखा कि जो दोनों भाषाओं पर जो पकड़ रखने वाले जो छात्र छात्राएं हैं वो किस प्रकार इसमें कमांड रखते हुए इस विधि के माध्यम से भाषा की शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो ये जो आपका टॉपिक है भाषा शिक्षण की विधियां या प्रणालियां, ये यहाँ पर समाप्त होता है ना। साउथ में अर्थात दक्षिण भारत में भी एक क्या है वेस्ट करके, जो दक्षिण भारत के जो है, दक्षिण भारत तो नहीं कहूँगा मैं, अब वर्तमान में बांग्लादेश हो गया है वो, तो वहाँ के जो डॉक्टर वेस्ट करके हैं उनकी पद्धति भी बहुत ही उपयोगी माने जाने लगी है। उनकी पद्धति में भी कई प्रकार की जो बातें हैं वह आई है, परंतु हम हमारे जो पाठ्यचर्या में इतनी ही बातें हैं तो हम इसको यहीं पर ही समाप्त करते हैं। अब हम आगे चलते हैं और आगे चल करके हिंदी शिक्षक में के जो गुण हैं वो कौन कौन से होने चाहिए वो यहाँ पर आएंगे। हिंदी शिक्षक, है ना, हिंदी शिक्षक में कौन कौन से गुण है वो अपन यहाँ बात करते हैं। तो हिंदी शिक्षक क्या होता है, विद्यालय या महाविद्यालय का आईना होता है। इसके सामान्य गुण व विशेष गुणों पर अपन चर्चा करते हैं। सामान्य, विशेष। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्राचीन काल से ही समाज में गुरु का जो स्थान है बहुत ही शिरोमणि, शिरोधार्थ, अर्थात गुरु को ऊंचे स्थान का दर्जा दिया गया है, क्योंकि भगवान तक पहुंचने का मार्ग भी गुरु ही बताते हैं। ऐसा अभिप्राय कई विद्वानों का है जो कि आज भी सत्य रूप में प्रयोग में लाए जा रहे हैं। शिक्षक के पास केवल उपाधि होने से, अर्थात डिग्री होने से वह वास्तविक शिक्षक नहीं हो सकता है ना, उसे गुरु नहीं कहा जा सकता है। प्रत्येक शिक्षक के पास सद्गुणों का होना बहुत आवश्यक है। उन्हें शैक्षिक क्षमताओं के अनुरूप गुणों के रूप में तथा व्यावसायिक क्षमताएं या विशिष्ट गुणों में विभाजित किया जा सकता है। गुरु के साथ साथ विषय अध्यापक के भीतर विशिष्ट गुणों का एवं सामाजिक गुणों का होना बहुत ही आवश्यक है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है तथा हिंदी भाषा का शिक्षक होना मेरे लिए गौरव की बात है, किंतु हिंदी शिक्षकों के भीतर ही शैक्षिक क्षमताएं एवं व्यावसायिक क्षमताएं भी होनी चाहिए। वर्तमान काल में कंप्यूटर ने अपना जो स्थान है शिक्षण में बना लिया है, तो उसे कंप्यूटर भी आना चाहिए और कंप्यूटर को का सही संचालन भी उसे आना चाहिए। तो हिंदी अध्यापक के सामान्य गुण जो इसकी शैक्षिक क्षमताएं के नाम से जानते हैं, और दूसरी ओर विशेष गुण है जिसे हम क्या है व्यावसायिक क्षमताएं कहते हैं। पहला है उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए, अर्थात हिंदी शिक्षक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए, लगना चाहिए कि ये हिंदी शिक्षक है। यदि उसे भीड़ में भी खड़ा करते हैं तो उसका व्यक्तित्व छलकना चाहिए। यदि वो बोलता है तो उसकी भाषा क्या है समाज में
जो संदेश पहुँचाने वाली है वो सकारात्मकता लिए हुए होती है। दूसरा, हिंदी शिक्षक को व्यवहार कुशल होना चाहिए। अर्थात हिंदी शिक्षक क्या है, सभी को, बड़ों को प्रणाम, छोटों से प्रेम और समानांतर वालों से क्या करना चाहिए, अच्छा व्यवहार उसको करना चाहिए। तो हिंदी शिक्षक का जो व्यवहार है वह भी कुशलतापूर्वक होना चाहिए, अर्थात उसको हंसमुख स्वभाव का होना चाहिए। शिक्षा एवं उपाधियाँ, हिंदी शिक्षक की जो शिक्षा व उपाधियाँ हैं वह अच्छी होनी चाहिए। अर्थात यदि उसने बीएड कर रखा है, अर्थात एसटीजी कर रखा है, अर्थात एमएड कर रखा है या एमएड कर रखा है, तो उसे अनेक प्रकार का ज्ञान होना चाहिए। उसकी जो उपाधियाँ हैं, वह डिग्री जो प्राप्त करता है वह भी अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा हिंदी के अंतर्गत बहुत सारे जो हिंदी के विद्यापीठ है जो वाराणसी में है, वहाँ से कई प्रकार के वो कोर्स कराती है जो हिंदी की उपाधि संबंधी होती है, तो वह भी उसको वो प्राप्त होना चाहिए। हिंदी अध्यापक में नेतृत्व के गुण होना चाहिए। जब प्रार्थना सभा का आयोजन कराते हैं तो प्रार्थना सभा में वो प्रार्थना का नेतृत्व करके, या जयंती, उत्सव, राष्ट्रीय पर्व इत्यादि जब मनाते हैं तो उसमें क्या है, हिंदी अध्यापक क्या करता है, उद्बोधन का कार्य करता है। तो उद्बोधन के माध्यम से सभी कार्यक्रमों में सभी का ध्यान वह अपने भाषण शैली से अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। हिंदी अध्यापक चरित्रवान भी हो, क्योंकि उसके चरित्र का जो प्रभाव है छोटे छोटे बालक बालिकाओं के सुमन पर पड़ता है। क्यों? क्योंकि भाषा के माध्यम से ही वह क्या करता है, जब वो प्रार्थना सभा का आयोजन करता है, किसी पर्व, त्यौहार या सांस्कृतिक शैक्षणिक कार्यक्रम का जब वो उद्बोधन करता है, तो सीधा प्रभाव उसके छात्रों के मन मस्तिष्क पे पड़ता है। और कहा भी गया है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज ए लास्ट इम्प्रेशन। हिंदी अध्यापक को क्या होना चाहिए, प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या, व्याकरण की शिक्षा भी दी जाती है। विषय वस्तु का ज्ञान है, उसे किस प्रकार देना है, उसके बारे में उसको गहनता से बताया जाता है। इसी प्रकार व्याकरण का ज्ञान भाषा तत्वों के ज्ञान के माध्यम से कैसे देना है, इसका ज्ञान भी उसे होना चाहिए। किन विधि व प्रविधियों का उपयोग करते हुए वह पाठ्य को अच्छा बनेगा, उसका ज्ञान होना चाहिए। हिंदी अध्यापक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान भी होना चाहिए, अर्थात बाल के जो साइकोलॉजी है, SYCHOLOGY, बालक बालिका की जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, उसका ज्ञान भी होना चाहिए। यदि किसी छात्र का मन आज पढ़ाई में नहीं है और यदि आप उसको जबरदस्ती पढ़ा रहे हो, तो वह क्या है, आपका जो पढ़ाया जो ज्ञान है उसको ग्रहण नहीं करेगा। अध्यापन अनुभव भी उसको होना चाहिए। शिक्षण अनुभव जिसको कहते हैं, शिक्षण अनुभव समय के साथ में आता है, परंतु इसमें रुचि लेनी पड़ती है। अनेक प्रकार की हिंदी में जो विधाएं होती हैं, गद्य, पद्य, कहानी, नाटक, एकांकी, रेडियो रिपोर्टाज, यात्राएं, संस्मरण और भी बहुत सारी जो बातें हैं, उन सब में उसको अनुभव प्राप्त होना चाहिए, अर्थात रुचिकर वह होना चाहिए। सावधानी, हिंदी अध्यापक को बोलते लिखते समय सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि उस पर विशेष दृष्टि सभी लोग होती है। समाज में भी क्या है, जब मंच के माध्यम से अपने विचार या कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करता है तो उसे सावधानी पूर्वक रखना चाहिए। हिंदी अध्यापकों में सहायता की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए। यदि सहायता की प्रवृत्ति नहीं है तो अध्यापक अध्यापिका उससे आकर्षित नहीं होंगे। सहायता किसी भी रूप में हो सकती है, मदद। जरूरी नहीं है कि आप आर्थिक रूप से किसी की सहायता करें। आप यदि किसी को पढ़ाई में दिक्कत हो रही है तो आप सहायता करो। यदि किसी छात्र विशेष को उच्चारण में कोई दृष्टि है तो उसकी उच्चारण शुद्धता भाषा प्रयोगशाला की सहायता से दूर कर सकते हैं। दूसरों के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, दूसरों के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। अगर ये नहीं होगी तो हिंदी अध्यापक का क्या है, सामने आएगा क्या, व्यक्तित्व। वाक चातुर्य भी हिंदी अध्यापक को रखना चाहिए कि किस प्रकार की बोली बोलने से क्या है, किस प्रकार के जो अध्यापक होते हैं, क्योंकि समाज में अनेक प्रकार की जो बातें हैं वो होती है। तो हिंदी अध्यापक क्या करता है, वाक चातुर्य के माध्यम से अपनी कोई भी बात जो है संक्षिप्त रूप में रख सकता है और कोई भी बात बड़ा या चढ़ा के भी बोल सकता है। हिंदी स्वास्थ्य का जो अध्यापक का जो है
स्वास्थ्य भी आजकल अच्छा होना चाहिए, उसका जो उच्चारण है वो शुद्ध होना चाहिए, वर्तनी पैनी होनी चाहिए, है ना। वर्तनी पैनी का मतलब यहाँ है कि जब वो लिखता है तो लेखन कौशल में वो निपुण होना चाहिए। स्वतंत्र निर्णय करने की क्षमता भी उसमें होनी चाहिए कि कौन कौन सा वो निर्णय है वो स्वतंत्रपूर्वक ले सके, ऐसा नहीं किसी के दबाव में आकर के वह कोई कार्य करता है। हिंदी अध्यापक ईमानदार भी होना चाहिए, हालांकि सभी शिक्षक ईमानदार होते हैं, परंतु इसको विशेष रूप से अपने ईमानदार किसके लिए, ईमानदार अपने विषय के प्रति, ईमानदार अपने छात्र के प्रति, ईमानदार अपने विद्यालय के प्रति, ईमानदार अपने अन्य जो भी अभिभावक है उनके प्रति। किसी ने कह दिया कि भाई मेरे अमुक छात्र है, आपके कक्षा में पढ़ता है और आप कक्षा अध्यापक हो, तो आप ईमानदारी से उस बालक बालिका का ध्यान रखो। हिंदी अध्यापक की वेशभूषा भी क्या है, बहुत अच्छी होनी चाहिए, साफ सुथरे कपड़े उसको पहनने चाहिए, हो सके तो अनेक प्रकार के जो वेशभूषाएं हैं, है ना, रंगीन वेशभूषा ना होकर के सीधी सपाट सरल उसका क्या है परिवेश होना चाहिए। आत्म संयम, है ना, आत्म संयम, संयम पूर्वक क्या है बात करनी चाहिए, धैर्य पूर्वक क्या है लोगों से व्यवहार करना चाहिए, और स्वयं का जो है आत्म संयम भी रखना चाहिए, अर्थात प्रातःकाल समय से उठे और सायंकाल समय से अपनी जो भी है कार्य को करना चाहिए। आजकल क्या है स्वच्छता का ध्यान भी उसे रखना चाहिए हिंदी अध्यापक को। ऐसा नहीं हो कि भाई आपका पैंट लटका हुआ है या शर्ट इंसर्ट आपका बाहर निकल रहा है, इस तरह की क्या है नहीं होनी चाहिए। स्वच्छता, स्वच्छ कपड़े होने चाहिए, स्वच्छता से विचारों का आदान प्रदान करना चाहिए। व्यक्ति और समाज दोनों की आवश्यकता का उसे ज्ञान होना चाहिए, है ना। व्यक्ति, समुदाय, समाज, है ना, देश, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का जो ज्ञान है वह भी उसे होना चाहिए। अपने विषय के प्रति अभिमान भी होना चाहिए। ये कितनी अच्छी बात है, विषय के प्रति अभिमान भी होना चाहिए। वर्तमान समय में क्या है, अंग्रेजी का बोलबाला है, हिंदी अध्यापक और अध्यापिकाओं को उस दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता है, परंतु हिंदी क्या है देश में, पूरे विश्व में क्या है दूसरे नंबर की जो भाषा है जो अधिकतम बोली जाती है, तो हमें इस बात का गर्व भी होना चाहिए। चलिए, विशिष्ट गुण। सामान्य गुणों के साथ साथ में हिंदी शिक्षकों के लिए विशिष्ट गुणों या व्यावसायिक क्षमताओं का होना भी आवश्यक है। यहाँ पर सबसे पहले क्या है, हिंदी भाषा पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए, अर्थात हिंदी किस तरह से हिंदी का विकास हुआ है, हिंदी की किस तरह से संस्कृत से अलग होकर के ये अपना विकास करके चरम स्तर पर पहुंची है ना। हिंदी बोलने, कोई यदि हिंदी भाषा के लिए कुछ पूछ ले आपसे, तो आपको उस पर आपको ज्ञान होना चाहिए, और ज्ञान के आधार पर उसकी जो संतोष की जो प्रवृत्ति है, अर्थात कोई विद्यार्थी आपसे पूछ ले तो उसको संतोष देना आपका परम कर्तव्य होता है। हिंदी साहित्य का ज्ञान भी होना चाहिए, है ना। हिंदी साहित्य का ज्ञान साथ साथ में होना चाहिए कि हिंदी साहित्य का ज्ञान कितने कालों में बांटा गया है ना, आदिकाल, है ना, भूतकाल, वर्तमान काल, कौन कौन से साहित्यकार हुए हैं, उन सब का ज्ञान उसको होना चाहिए। साहित्य में रुचि होनी चाहिए, साहित्य पढ़ने में उसे रुचि होनी चाहिए। वर्तमान काल में क्या है, मोबाइल काल हो गया है ना, लोग मोबाइल के माध्यम से अनेक प्रकार से क्या व्यस्त रहते हैं, तो मोबाइल में भी क्या साहित्य आ जाता है, कंप्यूटर में भी साहित्य आ जाता है, उसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। परंतु मान लीजिए वो ट्रेन में सफ़र कर रहा है, बस में सफ़र कर रहा है या प्लेन में सफ़र कर रहा है, तो उसे साहित्य से संबंधित अपने पास में छोटी छोटी पुस्तकें रखनी चाहिए, और जो उसके रचनाकार है उससे संबंधित उसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। नई शिक्षण विधि व प्रविधियों का ज्ञान भी उसे होना चाहिए, है ना। नई नई जो शिक्षण विधि है, आजकल क्या है कंप्यूटर आ गया है, तो आईसीटी रोल इन कंप्यूटर, है ना, आईसीटी रोल इन टीचिंग, कंप्यूटर तो नहीं आएगा, आईसीटी रोल इन टीचिंग। तो शिक्षण में किस प्रकार के तरह उसका प्रयोग हुआ है, उससे नवीन शिक्षण विधियों प्रविधियों का ज्ञान होना चाहिए। अभिव्यक्ति में कुशल होना चाहिए, अभिव्यक्ति में
कुशल होना चाहिए। अर्थात कि विद्यालय में अनेक प्रकार के कार्यक्रम, सांस्कृतिक, साहित्यिक, शैक्षणिक कार्यक्रम होते हैं। साथ ही साथ प्रार्थना सभा, बाल सभा का आयोजन होता है। उसमें अभिव्यक्ति के लिए उसका विशेष क्या है, योगदान होता है। तो जितनी अच्छी अभिव्यक्ति वो करेगा तो क्या है, लोग बराबर बैठ करके उसकी बात सुनेंगे और अगली जो बात है उसको वो ध्यानपूर्वक करेंगे। हिंदी विषय के साथ साथ अन्य विषयों का ज्ञान भी उससे होना चाहिए। अन्य विषय का ज्ञान भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल हिंदी में ही वो हो जाए, उसको साथ में भूगोल है ना, विज्ञान में क्या है उसका ज्ञान होना चाहिए, किस प्रकार विज्ञान हिंदी में योगदान देता है, गणित है ना, सामाजिक अध्ययन, पर्यावरण, इसके अलावा अन्य जो भी उसके जो अभी क्या है, कंप्यूटर अभी हमने बात करी थी नया जो आया है। इस प्रकार अपने कार्य में आस्था भी होनी चाहिए। अपने कार्य में आस्था, निष्ठा होनी चाहिए। क्योंकि यदि हिंदी शिक्षक का कार्य अपने कार्य को समय समय से करता है और अपनी संस्कृति के अनुसार अपने जो भी ईश्वरीय, जिसको इष्ट देवता, देवी देवता को पूजते हैं, तो क्या है, लोगों में वो होती है। वो अब क्या है, हिंदी के अनुसार क्या है, काव्य जो होते हैं, कविता पाठ है, तो उसका रचना कर सकता है। कहीं निबंध लेखन या कोई अन्य कोई साहित्य संबंधी कोई प्रोग्राम है उसमें वो भाग ले सकता है। हिंदी विषय के साथ साथ अन्य विषयों का ज्ञान को उसको रखना ही है। सतत प्रयत्नशीलता एवं अध्ययनशीलता से भी तथा उसकी सरल अभिव्यक्ति से भी वो क्या समाज में अपना एक अलग स्थान रखता है। उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य गुणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि हिंदी शिक्षक को विद्यालय के भीतर उत्तम स्थान प्राप्त करने के लिए इन क्षमताओं, जिसमें शैक्षिक व वैश्विक क्षमताएं होती है, का होना बहुत ही आवश्यक है। साथ ही साथ उसकी जो अभिव्यक्ति है, सरल स्वभाव है, उससे काफ़ी आकर्षित होते हैं। तो अब हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।